हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया। आज हम अध्ययन करने वाले हैं सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित वे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं या एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित 100-150 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि वन लाइनर होंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, आरआरबी का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो या अदर एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। आगे है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक होता है। आगे देखिए लुमेन किसका मात्रक है? तो लुमेन जो है यह है ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है। आगे देखिए क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है यह रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। आगे देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह है द्रव्यमान। आगे देखिए जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह है तृतीय नियम के कारण। जल में तैरना न्यूटन की तृतीय नियम के कारण संभव है। आगे देखिए रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। आगे देखिएगा अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। क्या कारण है? देखिए विश्राम जड़त्व है। आगे देखिए कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है। आगे देखिए समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये जो भाग रहता है ये रहता है 1/10 भाग। आगे देखिए प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे देखिए स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह है पास्कल का नियम। आगे देखिए जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो जो क्रीम अलग होती है ये होती है अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे देखिए जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है ये रैखिक समय के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है यह है 36,000 किलोमीटर। आगे देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो कितना भाग नज़दीक है? 1/6 भाग नज़दीक है। आगे देखिए वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की बूंद का जो आकार है गोलाकार यह पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। आगे देखिए कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर नाचते हैं। आगे देखिए पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये काम करता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो आर्किमिडीज है इसके सिद्धांत पर जो है पानी के जो सुई है वो डूब जाती है लेकिन जहाज जो है वो तैरता हुआ दिखाई देता है। आगे देखिए आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये है पलवन के नियम से संबंधित है। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है ये न्यूटन ने किया था। आगे देखिए कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो ये मान हो जाएगा 9.8 न्यूटन। एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वोट के। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की जो सुई है ये पानी पर जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है।
एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो इसका जो आंसर है यह है 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री से क्षैतिज से अधिकतम दूरी जो फेंकी जाती है वो कितनी होनी चाहिए? वो 45 डिग्री होनी चाहिए। एक गेंद को यदि क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो अधिकतम जो दूरी है वो तय कर सकेगा। आगे देखिए, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो जो ब्रह्मगुप्त हैं इन्होंने पहले ही बता दिया था न्यूटन से कि जो सभी वस्तुएं हैं ये पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। आगे देखिए, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका आंसर है 36 से 45 डिग्री का कोण। आगे देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये रमफोर्ड ने दिया था। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वो कौन थे? डेवी थे। आगे देखिए, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका आंसर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। आगे देखिएगा, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है सीबेक के प्रभाव पर। आगे देखिए, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है स्टीफन के नियम पर। पूर्ण विकिरण उतापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर यह जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा मापा जाता है। आगे देखिएगा, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका आंसर है -40 डिग्री। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो ये होगा 32 डिग्री के। आगे देखिए, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियाँ को। आगे देखिए, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम जो है फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में जो होगा ये होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का जो घनत्व है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। आगे देखिए, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो ये इसका जो आंसर है ये होगा गर्मी के कारण ट्यूब के टायर फट जाते हैं। आगे देखिएगा, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो इसका आंसर है चालन। आगे देखिएगा, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है संवहन द्वारा। आगे देखिएगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा विकिरण के माध्यम से। आगे देखिएगा, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो इसका आंसर है विकिरण। आगे देखिए, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है संवहन कहलाता है। आगे देखिए, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका आंसर है अवरक्त किरणें। आगे देखिए, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो इसका आंसर है सफ़ेद, ऊपर जो सफ़ेद और नीचे काला। आगे देखिए, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। आगे देखिए, किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल। आगे देखिए, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर
उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके गलनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है? घट जाता है। आगे देखिए, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक घट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट पर। आगे देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। आगे देखिए, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी किस नियम से मिलती है? तो इसका आंसर है फ्रतम नियम से। आगे देखिए, ऊष्मागतिकी का फ्रतम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। आगे देखिएगा, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखिए, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो आंसर है यह होगा पिंड के द्रव्य पर। आगे देखिए, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो इसका आंसर है केवल उच्च तरंग दैर्घ्य। आगे देखिएगा, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो इसका आंसर है साफ मौसम होने पर हम जो है शीत ऋतु के ज़्यादा जो है ठंड होने महसूस करते हैं मतलब। आगे देखिए, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जो है पानी जो है वो ठंडा रहता है। आगे देखिए, परासरय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका आंसर है गोल्टन ने। आगे देखिएगा, ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है आवृत्ति पर। आगे देखिएगा, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है यह है परासरय तरंग का। आगे देखिए, मनुष्यों को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। आगे देखिए, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ये रहेगी लोहा में। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो इसका जो आंसर है यह तारत्व है। आगे देखिएगा, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो इसका जो आंसर है यह है हवाई जहाज की उड़ान भरना। आगे देखिएगा, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है यह है ध्रुवण। आगे देखिएगा, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक। आगे देखिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। आगे देखिए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा रहना होगा? तो इसका आंसर है 56 फीट। आगे देखिएगा, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। आगे देखिएगा, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये जो घटना होती है ये होती है डॉपलर प्रभाव के कारण। आगे देखिएगा, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग के कारण। आगे देखिए, एक जेट वायुयान 2 मेघ के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायु की चाल कितनी होगी? तो वायु की चाल होगी 664 मीटर पर सेकंड। आगे देखिए, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ये होगी लोहा में। आगे देखिए, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो वह कौन सी है? सोनोग्राफी। आगे देखिएगा, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। आगे देखिएगा, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है?
सोनार कहलाता है। आगे देखिएगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो तरंग है ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। आगे देखिए, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये किया गया था हाइगेंस के द्वारा। आगे देखिएगा, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण। आगे देखिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका हो जाएगा अपना आंसर मैक्सवेल ने। आगे देखिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे मार्डी। आगे देखिएगा, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है यह है ध्रुवण। आगे देखते हैं, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। आगे देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो जो समय लगता है वो कितना लगता है? 1 सेकंड लगता है। आगे देखिएगा, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो जो समय लगता है यह 8 मिनट 16.6 सेकंड। आगे देखिए, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में जो है प्रकाश की गति 3 × 108 मीटर पर सेकंड होती है। आगे देखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो कौन सा है? किरीट या कोरोना। आगे देखिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे है, पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्ण। आगे देखिए, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकीर्ण के कारण। आगे देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो है बैंगनी रंग का जो है विक्षेपण अधिक होता है। आगे देखिए, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला जो है बालू द्युतिहीन होता है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है परावर्तन। आगे देखिए, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। आगे देखिएगा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। आगे देखिएगा, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पणों का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है परावलीय दर्पण। आगे देखिए, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे देखिए, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना का जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है वास्तविक और उल्टा। आगे देखिए, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो इनकी संख्या हो जाएगी अनंत। आगे देखिए, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आगे देखिए, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर। आगे देखिए, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो इस डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता की इकाई मानी जाती है। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मेल से बना होता है। आगे देखिए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। आगे देखिए, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की जो किरण है इसमें 7 रंग होते हैं। आगे देखिए, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग जो है ये काला दिखाई देगा। आगे देखिए, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म। आगे देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। आगे देखिएगा, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। आगे देखिए, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। आगे देखिए, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कॉर्निया। आगे देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है 25 सेमी। आगे देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो ये दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। आगे देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो ये जो लेंस होता है ये होता है उत्तल लेंस। आगे देखिए, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें चश्मा पहने रखना चाहिए। आगे देखिए, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। आगे देखिएगा, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्धक लेंस। आगे देखिए, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये इसका जो आंसर है ये हो जाएगा दूरदर्शी का। आगे देखिए, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। आगे देखिए, कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। आगे देखिए, प्रकाश के प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना नीला और लाल। आगे देखिए, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रतितरे प्रभावित होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। आगे देखिएगा, निकट दृष्टि कोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा नतोदर। आगे देखिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। आगे देखिएगा, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आगे देखिएगा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके। आगे देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच। आगे देखिएगा, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो देखिएगा इसका आंसर 21 जून। अर्थात किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो इसका आंसर है 21 जून। आगे देखिए, फोटोन जो है किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो इसका आंसर है अपना प्रकाश। आगे देखिए, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से। आगे देखिए, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा सिलेंडरी लेंस का। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा। आगे देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। आगे देखिए, ट्यूबलाइट में वेव ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ये होता है 60 से 70%। आगे देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे देखिए, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो यह है 10⁻⁶ ओम। आगे देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। आगे देखिएगा, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो ये चिप जो है सिलिकॉन की बनी
होती है। आगे देखिएगा, यदि किसी प्रारूपिक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अर्धचालक। आगे देखिएगा, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक। आगे देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन। आगे देखते हैं, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। आगे देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनित्र। आगे देखिएगा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो इसका आंसर अपना दक्षिण से उत्तर। आगे देखिए, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे देखते हैं, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ये होगा यूरेनियम विधि द्वारा। आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप से किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा मंदक। आगे देखिए, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा अक्सकिरणी। आगे देखिएगा, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो ये जो निकलती है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर है ये होगा उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। आगे देखिए, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ये होगा बाह्य सेमीकंडक्टर। आगे देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर है यूरेनियम का। आगे देखिए, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका जो सही आंसर है ये होगा एस चंद्रशेखर ने। आगे देखिएगा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने किसकी खोज की थी, तो इसका सही आंसर है डायनामाइट की खोज की थी। आगे देखिएगा, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, तो देखिएगा राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर है नोल और रुस्का ने किया था। आगे देखिए, मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। आगे देखिएगा, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। आगे देखिए, एक उठते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो इसका सही आंसर है स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। आगे देखिए, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर है स्टेथोस्कोप से। आगे देखिए, चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, तो इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया। आगे देखिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर है परमाणु। आगे देखिएगा, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग लाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा उच्च तापमान। आगे देखिए, कुलिज नलिका का प्रयोग जो है क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है अक्सकिरणी। तो दोस्तों, ये थे अपने भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छी तरह से अध्ययन करिएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर मेरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।